नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तारीख 30 मार्च, दिन गुरुवार, मौका रामनवमी का। देश के दो बड़े राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी से हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। दोनों राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बम फेंके गए, कई राउंड की फायरिंग हुई। हिंसा और आगजनी में कई लोग घायल हुए। कई शहरों में स्कूल, इंटरनेट सब कुछ बंद है। धारा 144 लागू है। दोनों सूबों में 187 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। पिछले 100 घंटों से ज्यादा जारी हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। राम के नाम पर भड़की चिंगारी। 30 मार्च के दिन से शुरू हुआ बवाल। सासाराम से नालंदा तक पहुंची हिंसा की चिंगारी। हावड़ा से हुगली तक हुई आगजनी। चारों तरफ तबाही का मंजर। कई जिलों में इंटरनेट और स्कूल बंद। रामनवमी के दिन से पश्चिम बंगाल और बिहार में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 100 घंटे में बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम के साथ ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हिंसा की कई बड़ी घटनाएं सामने आई। आगजनी और हिंसा में जहां एक की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों राज्यों में 187 से ज्यादा आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों ही राज्यों के कई शहरों में इंटरनेट सेवा और स्कूल फिलहाल बंद है। अभी भी बम चल रहे हैं 144 में। कौन सा 144 है? और यहाँ के सांसद 144 में घूम रहे हैं, चेयरमैन घूम रहे हैं, तो उनके लिए 144 है नहीं क्या? हम हर जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जा पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जहां पे आक्रांत हुए और जो इंजर्ड है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। बंगाल में रामनवमी पर सुलगी आग। हिंदू संगठन हुगली के रिश्रा में शोभा यात्रा निकाल रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी थे इस दौरान शामिल। उनके जाने के बाद अचानक दो गुट आए आमने सामने। देखते ही देखते शुरू हो गई पत्थरबाजी और आगजनी। हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। झड़प के चलते रिश्रा के कुछ हिस्सों में लागू धारा 144। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा कर दी गई बंद। हुगली में भी भड़की हिंसा। 69 से ज्यादा आरोपी किए गए अरेस्ट। बंगाल से शुरू हुई हिंसा की लपटें बिहार तक जा पहुंची। बिहार में हिंसा की आग में झुलसने लगा कि एपिसमेंट पॉलिटिक्स बंगाल में चल रहा है और हिंदुओं का वोट भी, जब थर्ड टाइम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ तो मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट, बंगाल का हिंदू लोग भी वोट उनको दिया था। लेकिन उनको सिर्फ देखना है कि रमजान के लिए उसको देखना है। लेकिन हम लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग भी 9 दिन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और रामनवमी का बड़ा पूजा करते हैं। रामनवमी नवरात्रि उसको देखना नहीं है। 1 महीना के रमजान का जो रोजा चलते हैं उसको ही सिर्फ उसको देखना है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोगों का ताजिया निकाले, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार रामनवमी के लेके शोभा जाता है। ये शोभा नहीं देते हैं हिंदू को। आप लोग घर में बैठ के पूजा कीजिए, घर में अंदर में रहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग खतरे में हैं। बिहार भी दंगों की आग में जल रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ में माहौलों को बिगाड़ने पर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। धारा 144 भी लागू कर दी। यहाँ इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हिंसा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के हालातों पर जानकारी दी। सीएम नीतीश ने कहा, पूरी मुस्तैदी बनाए रखें, उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ी न हो इस पर नजर बनाए रखें। सीता की नगरी में राम पर बवाल। बिहार के अलग अलग शहरों में हुई आगजनी और हिंसा। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में दिन में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। विवाद में वाहनों में तोड़फोड़ और दुकानों में लगाई गई आग। पत्थरबाजी और कई राउंड हुई फायरिंग। 5 लोग हुए गोली का शिकार। रोहतास के सासाराम में हुआ धमाका। ब्लास्ट में 6 लोग घायल। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक
भारी हिंसा देखी गई। बंगाल के हावड़ा में जहां आगजनी की घटना सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार शरीफ में दंगा भड़क उठा। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी इस मुद्दे पर खूब हुई। इसमें सवाल उठता है कि आखिर इस हिंसा की आग को कौन सुलग रहा है और हालातों पर कब तक काबू पाया जाएगा, ये देखना होगा। तो बिहार से बंगाल तक जिस तरीके की हिंसा हुई है उसने कई सवालों को यहां पर खड़ा कर दिया है। धर्म की आड़ में दंगा, बिहार से बंगाल क्यों सुलगा? दंगों को लेकर मिला सुराग, क्या जानबूझकर लगाई गई आग? नालंदा में मिला सुराग, बच्चों को क्यों बनाया गया ढाल? बिहार से बंगाल तक बवाल, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। और सबसे बड़ा सवाल कि पता था रिस्क है, क्या दंगा फिक्स है? तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ संजय चक्रवर्ती है, प्रवक्ता है टीएमसी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खेमचंद जी आपसे। जिस तरीके की सिचुएशन यहां पर बिल्डअप हो गई है और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का दंगा यहां पर सुलग रहा है, फायरिंग हो रही है, बम फेंके गए, बच्चों को ढाल बना दिया गया, तमाम तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिली और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ था। क्या कहेंगे आप? यहाँ तो ये लोग चोरी भी कर रहे हैं, छीना चोरी भी कर रहे हैं, हिंसा भी करा रहे हैं और आरोप भी हम पे लगा रहे हैं। आप देखेंगे राम भक्तों ने भगवान राम नवमी पे यात्रा निकाली। क्या हिंदुओं का रामनवमी पे यात्रा निकालने का हक नहीं है? क्यों हर बार रामनवमी पे पत्थरबाजी होती है? जैसा अभी आप ही की उसमें एक बहन का एक बयान था, वो ये कह रही थी कि बंगाल में एक तरीके से हिंदुओं को कहा गया कि आप घर में रहो, आप अपने त्योहार मत मनाओ, आप अपनी पूजा पद्धति मत करो, आप अपनी रैलियां मत निकालो, आप अपनी यात्रा मत निकालो। लेकिन दूसरी तरफ एक विशेष धर्म के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। रमजान में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ताजिया में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसा क्यों? हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन क्यों? आप सबके लिए क्यों नहीं सोच सकते? आप दंगाई क्यों नहीं देखते? आप ये क्यों नहीं देखते हर बार रामनवमी पे दंगा क्यों होता है? और आप कहते हो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। स्वतंत्र भारत में मुस्लिम एरिया का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो मेजोरिटी एरिया है वो हिंदू एरिया है, वहां पे मुस्लिम जाने नहीं चाहिए, वहां काम नहीं करने चाहिए, काम उनको देना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हो। आपका मतलब क्या है? मुस्लिम डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड, ये अपने आप में दिखाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से लगातार वहां पे दंगे हो रहे हैं, दंगे होते जा रहे हैं, दंगे नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि ये दंगाइयों को रोकना नहीं चाहते, दंगाइयों पे एक्शन नहीं लेना चाहते। हम सब जानते हैं हिंदुओं में पत्थरबाजी हुई है, पीड़ित हिंदू हैं और दंगाई किस समाज से आ रहे हैं, कौन है? टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी की सह है, टीएमसी की सपोर्ट उनके पीछे है। जब तक ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। खेमचंद जी, एक सवाल यहां पर है कि बार बार कहा जाता है ये लोग है कौन? किन की बात कर रहे हैं आप? खुलकर बोलिए ना कि कौन लोग हैं जो इस तरीके से ये दंगे करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो डोमिनेटिंग एरिया की बात हो रही है कि ये हिंदू एरिया है, यहां से मुस्लिम नहीं निकल सकते, ये मुस्लिमों का एरिया है, यहां से हिंदू अपना जुलूस लेकर नहीं निकल सकते। ऐसे तो सर कैसे काम चल पाएगा? ऐसे तो ज्यादातर जो बाहुल्य जगहें हैं वहां पर हिंदुओं का ज्यादा संख्या में घर है, हिंदुओं के मकान हैं, वहां से तो फिर मुहर्रम का जुलूस निकलना ही नहीं चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, ये का मतलब साथ साथ जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हाँ। जो एक तरफा पॉलिटिक्स करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाने की पॉलिटिक्स करते हैं, और हम सब जानते हैं वो कौन है बंगाल में। वही लोग ऐसा करवा रहे हैं, उनके चहेते लोग ये कर रहे हैं, उनके पालतू लोग जो उनकी सह पे चलते हैं वो लोग ये ऐसा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब जो ताजिए का जुलूस है वो तो हिंदू एरिया से निकलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब मुस्लिमों को हिंदू एरिया में जाके काम ही नहीं मिलना चाहिए, या वहां पे उनको काम देने वालों को जिस तरीके से वो काम देते हैं उनको मना कर देना चाहिए। मतलब आप देश को तोड़ना चाहते हो, हिंदुओं का देश अलग बनाना चाह रहे हो, मुसलमानों का अलग बनाना चाह रहे हो। इस तरीके की जो मानसिकता है ना,
कि मुसलमान डोमिनेटेड एरिया में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, अपने आप में गलत है। क्यों नहीं निकलनी चाहिए? क्या राम मुसलमानों के नहीं है? क्या जो 90 या 99% जो यहाँ पे मुसलमान रहते हैं उनके पूर्वज हिंदू नहीं थे? क्या उनकी परंपरा हिंदू वाली नहीं है? आप इंडोनेशिया चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, वहां अधिकतर लोग मुसलमान है, लेकिन आज भी बड़े प्राइड से कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, वो राम को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं। वहां बड़ी बड़ी मूर्ति आपको मिल जाएंगी। तो जो भारत में क्यों नहीं? जब तक आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ोगे, दीदी अपनी डीवीसी से पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगी, ऐसा चलता रहेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी दीदी की है। उन्होंने हिंदुओं को धमकाया था रामनवमी से पहले कि अगर आप कहीं भी किसी भी मुसलमान से भिड़ोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा अगर कोई दंगा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुओं को कहा स्पेशली। तय मिली, दूसरे पक्ष ने पत्थरबाजी की कि भाई आपको तो कुछ होना ही नहीं है, आप पत्थरबाजी करो, आगजनी करो, मारपीट करो, कार्रवाई होगी तो हिंदुओं पे होगी। और दीदी वहां पे होम मिनिस्टर भी हैं। पूरी जिम्मेदारी दीदी की है, टीम सी की है। और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बंगाल से भी ज्यादा रहता है, वहां क्यों नहीं दंगे हुए? क्योंकि वहां पे जो सत्ता है वो सबके लिए काम कर रही है, वहां कानून का राज है। अगर कोई गुंडाई करता है तो उसको घर से निकाल के पीटा जाता है, लेकिन कोई सही है तो सही है, किसी को परेशान नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में प्रॉस्पेरिटी है, उत्तर प्रदेश में शांति है, हिंदुओं के त्योहार भी शांति से मनाए जा रहे हैं, मुसलमानों के त्योहार भी शांति से मनाए जा रहे हैं। बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बंगाल में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वहां पे हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। संजय जी, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी दीदी की अगर बात करें तो उन्होंने ये बयान दिया कि रमजान चल रहे हैं, मुसलमान जो है वो रोजे पर हैं और रोजे पर मुसलमान जब होता है तो वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता। ये चीज सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? और दूसरी, अगर हम तस्वीरें देखें, हुगली की बात करें, हावड़ा की बात करें, तो वहां पर कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर लुंगी पहने हुए, सर पर टोपी बांधे हुए कई ऐसे मुसलमान नजर आ रहे थे जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे। तो मुसलमानों के लिए एक तरह की सोच क्यों, और दूसरे धर्मों के लिए वो क्यों बात करती हुई नजर नहीं आती है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बात करती हुई क्यों नजर आई? वो ये क्यों नहीं कहती कि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में भी कोई हिंदू इस तरीके का काम नहीं कर सकता? सबसे पहले नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। अभी खेमचंद जी एक बात बोल रहे थे कि ममता दीदी ने हिंदुओं को धमकाया कि कहा कि जो है आप घर पे रहिए, जुलूस निकालिए। हमें वो स्पीच सुना दीजिए सर। जो मैंने सवाल किया सर, उसका जवाब दे दीजिए। खेमचंद जी को छोड़ दीजिए, खेमचंद जी को छोड़ दीजिए। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। ये तो कहा था ना ममता बनर्जी ने। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि सेंसिटिव इलाकों से कुछ भी ऐसा होता है कि हमेशा दंगा कौन चाहता है? अच्छा ये बताइए, अपने घर में आग लगाना कौन चाहेगा? कोई चाहेगा? हमारी तो वहां पे सरकार है, चुनी हुई सरकार है, 2/3 बहुमत की सरकार है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम अपने घर में आग लगाएं? चुनावी वर्ष है, चुनावी साल आ गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दंगा कौन करवा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार उंगली केवल पंजाब में, बंगाल पे ही जो है मैं देख रहा हूँ ज्यादातर मीडिया उठाती है, जबकि दंगा गुजरात में भी हुआ, दंगा महाराष्ट्र में भी हुआ, दंगा कर्नाटक में भी हुआ, तो दंगा जब इन सब तेलंगाना में भी हुआ, तो दंगा केवल जो है। संजय जी सुनिए, महाराष्ट्र की आपने बात करी, संभाजी नगर में जिस तरीके का दंगा हुआ, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, वहां पर तुरंत ही त्वरित कार्रवाई की गई और काबू कर लिया गया। लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर दंगे अभी भी देखने को मिल रहे हैं, अभी भी घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। वही मैं बता रहा हूँ। तो सवाल उठेंगे ना सर? आप कह रहे हैं मीडिया उंगली उठाती है, आप मौका क्यों दे रहे हैं? मुझे मौका तो देंगे बोलने के लिए। मैं 30 तारीख से लगातार इसी सब्जेक्ट में लगातार डिबेट कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा मौका दीजिए। जी जी बोलिए सर। ये दंगा किसने किया? सबसे पहले चीज, शुरुआत कहाँ से हुई? पहला वो वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा। जब 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शोभा यात्रा निकालने का आपको समय दिया गया था, तो आप 5:30 बजे के बाद आपने शोभा यात्रा क्यों निकाली? शोभा यात्रा में आपको हथियार लहराने के लिए, हथियार ले जाने के लिए मना किया गया था। तो भाला, तलवार, बंदूक लेकर के जो है शोभा यात्रा, ये कौन सी शोभा यात्रा है? ये किस टाइप की शोभा यात्रा है जिसमें यहाँ तलवार, भाला और बंदूकें लेकर के जो है लोग निकलते हैं? हम लोग हिंदुओं में तो नहीं होता है।
हम जो हिंदू धर्म को मानते हैं उस धर्म में तो नहीं होता है। तो ये कौन लोग थे? ये सब बाहर से बुलवाए गए थे दंगा कराने के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए ये दंगा हुआ है। और इसका कोई वो नहीं है। हथियार के साथ रहते हैं और भगवान राम। खेमचंद जी बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है, इस तरीके से नहीं, उन्हें अपनी बात तो रखनी दीजिए। बहुत सारे सवाल इस समय केंद्र सरकार के ऊपर पड़ा हुआ है। इस समय राहुल गांधी का भी केस है। लेकिन सर संजय जी, हाँ मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी, लेकिन मेरा सिर्फ एक दरख्वास्त है आपसे कि आप ये उन लोगों की बात मत कीजिए, आप या तो खुलकर बोलिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि किसका है ये बीजेपी की सब पूरी तरह की साजिश है। हाँ तो बोलिए ना सर, इस चीज को बोलिए। भाई साजिश है, हाँ। ये साजिश है। ये कल जाकर के धरने में किस लिए बैठे थे? ये कौन सा जो है वहां पे धारा 144 लागू होता, ये कौन सा मरहम लगा रहे थे? कौन सा मरहम लगाया? अच्छा ठीक है संजय जी के लिए जो है इन्होंने घर बना दिया। ठीक है, मान लिया, कौन से कार्यकर्ताओं के लिए मान लिया आपने जो बातें बोली। सिर्फ और सिर्फ राजनीति। 30 तारीख को शाम को ही जो है शुभेंदु अधिकारी जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने के लिए क्या कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं है? 30 तारीख की बात हुई, 30 तारीख को यहाँ पहुंच गए, अब हाईकोर्ट में पहुंच गए। अब एनआईए की जांच के लिए पहुंच गए। क्यों भाई राज्य की पुलिस क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे छुरी पहन कर बैठी रहेगी क्या? आपको एनआईए की जांच चाहिए, 30 तारीख को ही चाहिए, तुरंत चाहिए। क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या अंदर नहीं किए गए लोग जो चुन चुन के पकड़े जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने घर में आग लगने नहीं देंगे। हमारे घर पे आग लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी अच्छा संजय जी एक चीज सुनिए तो सही, सुनिए सना सर, आपने अपनी बात रख ली ना, आपने जो चीजें बोली मैं वो मान लेता हूं। आपने ये कहा कि वहां पर हथियार लहराए गए, आपने ये कहा कि जिस तरीके से जो रूट मैप दिया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया, या आपने ये कहा कि तमाम वेपन्स वहां पर लेकर वो लोग पहुंचे हुए थे, डीजे बजाया गया, या तमाम चीजों को वहां पर नजरअंदाज किया गया, जो रूल्स रेगुलेशंस थे उन्हें नजरअंदाज किया गया। लेकिन सर एक बात बताइए, घरों में पत्थर रखकर कौन बैठता है? क्या वापसी में अगर आपको कोई उकसाएगा आप पत्थर बरसाने लगेंगे? पत्थर रखकर क्या लोग बैठे हुए? सर तस्वीरें देख रहे हैं हम, तस्वीरें देख रहे हैं सर। हाँ वो हमने भी तस्वीरें देखी हाँ। है, हमने वीडियो देखे हैं, हाँ। हमारे पास वीडियोस आए हुए हैं, हम लोग पास तो सबसे पहले वीडियोस आए हुए हैं। हाँ। हम लोगों ने वीडियो देखे हैं कि किस तरीके से पहले जो है रैली की जितनी गाड़ियां थी उन गाड़ियों को पहले हटाया गया, गली में घुस करके पत्थर पहले फेंके गए। अरे सर लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है वहां पर? पश्चिम बंगाल में किसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर? पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन कभी कभी कंट्रोल के बाहर हो जाती है। अरे सर इतना बड़ा जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है, आप कह रहे हैं कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीजें, उसे कंट्रोल में लाइए ना सर, यही तो सवाल है। बिल्कुल होती है। आपको पहले से वहां पर अगर आपको ये पता था कि हथियार लेकर जाया जा रहा है, या आपको दिखाई दे रहा था कि इस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई? किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? बमबारी होने का, फायरिंग होने का? एक एक की जो है चेहरे चिन्हित हुए हैं और एक एक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, घर से उठाया जा रहा है जो भी दंगाई थे। अरे सर बमबारी के बाद ना, जब पूरा घटनाक्रम घट गया उसके बाद हो रही है ना चीजें, और अभी भी स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। कोई भी कानून सोचने के लिए जो है सजा नहीं देती है। कोई भी कानून किसी को सोचने के लिए या किसी के लिए सजा देती है जब वो घटना हो जाती है। अच्छा, घटना होने यानी कि आप पूरा घटना होने तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे अगर रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। हमारे ऊपर मन में कौन सा अपराध चल रहा है, चलिए ये अपराध आप नहीं समझ सकते। ठीक है, ठीक है, घटना कुछ ऐसी, चलिए ठीक है, लौटूंगा संजय जी, लौटूंगा। मनोज लाल दास हैं, नेता हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए, और साथ ही साथ इंदुकान दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। मनोज लाल दास जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो सिचुएशन है, उसे देखकर लग रहा है कि सब कुछ पहले से फिक्स था, क्योंकि घरों में पत्थर रखकर हम लोग नहीं बैठते हैं। कहां से वो इतने पत्थर आए, कहां से वो पत्थर बरसाए गए, कौन वो लोग थे जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल थे, क्यों वहां पर कार्रवाई नहीं की गई, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए मैडम, ये गलत बात है कि कार्रवाई नहीं की गई। जिस समय ही ये घटना हुई उसके बाद से ही प्रशासन वहां तुरंत मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। हाँ। और आज तक दोनों जगह को अगर मिला दें तो
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही 150 से पौने 200 लोग गिरफ्तार हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। देखिए, मैं आज आपने कहा कि जदयू पार्टी में ये मामला पार्टी का नहीं है, ये मामला समाज का है और समाज में ऐसे तत्वों को किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। जो भी इस तरह के कुकृत किए हैं, हाँ। वह वो माफी के योग्य नहीं है। हाँ। और हमारी सरकार ने सबको चिन्हित किया है, हाँ। और चिन्हित करके लाया है। अब ये घटना कैसे घटी है हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। इसमें अगर हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग दोषी होंगे तो चंद दिनों में उन पर भी कार्रवाई होगी। मनोज जी सुनिए, अफवाह ठीक नहीं है। होना चाहिए। मनोज जी सुनिए, अगर आपने कहा कि त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की गई, लेकिन कैसे इस बात पर यकीन कर ले? 5 दिन हो गए सर, ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो 5 दिन में इन दंगों को नहीं रोक पाई? महाराष्ट्र में दंगे हुए, वहां पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई, तुरंत ही वहां से फिर किसी तरह की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें, 5 दिन बीत गए हैं और लगातार जो स्थितियां हैं वो भयावह बनी हुई हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं त्वरित कार्रवाई हुई। ये कैसी त्वरित कार्रवाई है सर? यही तो सवाल है। नहीं, आपकी बात को मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को सीरियस से खारिज नहीं कर सकता जी। आपने महाराष्ट्र और अन्य जगहों को उदाहरण दिया, हाँ। वहाँ अफवाह की कोई वारदात नहीं हुई। हाँ। वहाँ अफवाह की कोई बात नहीं हुई। यहाँ सासाराम में किसी की मौत नहीं हुई और पूरे टॉल कर दिए गए। हमारे साथी दल भाजपा के विपक्ष के नेता से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक पूरे चैनलों पर देने लगे कि वहाँ सासाराम में मौत हो गई। ये अफवाह महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं फैली थी। आप इसको भी जानकारी में रखा करें मैडम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं शुरू में ही कहा कि ये घटना गलत है। हम उनको दंगाई कहते हैं, ये उनको हिंदू मुस्लिम कहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम में कोई भी अगर अपराधी है तो न वो हिंदू है न मुस्लिम है, हम उनको ले रहे हैं। अब उसमें जो लोग चिन्हित होकर आ रहे हैं तो भी इनके यहाँ से बयानबाजी शुरू हो गया कि निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। मतलब कि ये वहाँ पर थे। अरे सर, कौन है ये लोग? फिर वही बात, ये लोग मैं यही तो जानना चाहता हूँ सर, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिर ये लोग हैं कौन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं? आप सीधे से नाम लीजिए ना। ये लोग मिक्स के मतलब कि भाजपा के लोग। हाँ तो बोलिए ना सर इस बात को। आप खुद ही उनका नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके बारे में बताया नहीं जाता है। चलिए ठीक है। चैनल पर मौत की खबर नहीं आई और इन्होंने उठा दिया उस दिन कि मौत हो गई। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दंगे हुए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाई गई है। ठीक है मनोज जी वापस लौटूंगा जल्दी से। डॉक्टर इंदुकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। इंदुकांत जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, सब कुछ प्लानिंग के साथ होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। आप क्या मानते हैं, क्या ये किसी तरह की प्लानिंग थी? क्योंकि घर में पत्थर रखकर ना मैं बैठता हूं ना आप बैठते हैं। जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में पत्थर यहां पर इकट्ठे किए हुए थे और जिस तरीके से ये अपवाद पूरा का पूरा शुरू हुआ, क्या लगता है सर आपको? जल्दी से। जी साहिल जी नमस्कार जी। और हमारे साथी खेमचंद शर्मा जी, संजय जी और मनोज जी को भी मेरा नमस्कार। जो फंडामेंटल सवाल पहले जो आपने उठाया साहिल जी, उसकी बात करते हैं कि आखिर बिना षड्यंत्र के, बिना प्लानिंग के इतनी बड़ी चीजें, इस तरह का हिंसा, दंगा फसाद कैसे हो सकता है? हाँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो 2 बड़े सवाल हैं जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्यों लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। संजय जी ने बात कही और मनोज जी ने, खेमचंद जी ने। देखिए बड़ी बात क्या है, मैंने आपके यहाँ पहले भी कहा था कि एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। ये जो सोच है, ये प्रवृत्ति है, अगर ये समाज में व्याप्त हो, मुस्लिम समाज, लोग इशारों में बात करते हैं, आपने सही टोका, ये प्रयास करे कि उनके यहाँ हर युवा कलाम को आदर्श माने जी,
न कि याकूब मेनन को। हिंदू लोग ये विचार करें कि किस तरह से यहाँ लोग आदि शंकराचार्य को, विवेकानंद को, इनको अपना आदर्श माने, न कि किसी फंडामेंटलिस्ट फोर्स को, तो ये समस्या फंडामेंटली खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने एक उदाहरण आपके पहले दिया था और आज आपके जो भी पैनलिस्ट हैं उनके जानकारी के लिए फिर से केवल याद दिलाऊंगा। सभी ने देखा होगा कि जिस दिन जनाजा उठा था इस देश में अपने पूर्व राष्ट्रपति रॉकेट मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, ठीक उसी दिन आतंकवादी को फांसी चढ़ाया गया था और उसका भी जनाजा निकला था याकूब मेनन का। उनका दक्षिण भारत में और इसका मुंबई में। कलाम साहब के जनाजे में धुलिया जी सेलेक्टेड कुछ 100 लोग मुसलमान थे सिर्फ, बाकी जितने भी देशभक्त लोग थे, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी। हाँ। लेकिन जो जनाजा निकला याकूब मेनन नाम के आतंकवादी का, उसमें 6 लाख लोग, मुंबई की सड़कें पटी पड़ी थी। ये समाज में अगर ये मैसेज जाएगा तो समाज इस चीज को किस रूप में देखेगा कि एक आम मुस्लिम समुदाय किसके साथ खड़ा है, अपने को किसको अपना आदर्श मानता है, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या सौगात देना चाहता है। वो क्या कलाम न बना के याकूब मेनन बनाना चाहता है? इस पे सवाल अगर हमारे पॉलिटिकल क्लास के लोग, सामाजिक थिंकर्स या मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़कर नहीं उठाएंगे, ठीक है सर, और अपने लोगों के लिए उचित आदर्श, राष्ट्रीय आदर्श नहीं तय करेंगे, तो फिर आप ऐसे दंगे फसाद रोज देखेंगे। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स में इतना हिम्मत नहीं है कि वो कहें एक आम मुस्लिम से कि तुम कलाम बनो, किसी मौलवी से कहें कि कलाम बनाने के लिए शिक्षा दो। वो रोक नहीं पा रहे हैं। आतंकवादियों के साथ, अतीक अंसारी के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ युवा खड़ा है वहां का, मुस्लिम समुदाय का। कौन है इसके लिए दोषी? जल्दी सर। जब तक ये फंडामेंटल सवाल पे हम बात नहीं करेंगे भैया जी, तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। और आप थोड़ा समय देंगे तो आप या इजाजत दें तो मैं जो लोगों ने अभी वक्तव्य दिया उन पर भी बात करना। बिहार और पश्चिम बंगाल में इस वक्त बनी हुई है काफी भयावह स्थिति। फायरिंग हुई, आगजनी हुई, बमबाजी हुई और उसके बाद भी अभी तक सिचुएशन को कंट्रोल में करने में पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम नजर आ रहा है। अब ये कमी किसकी है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे पूछा था कि स्थिति जो है उसको नियंत्रण में क्यों नहीं ला पाई है अभी तक सरकार, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है सर। आप भारतीय जनता पार्टी पर कितने भी आरोप लगा लें, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पत्थर कहां से आए? घरों में कोई पत्थर रखकर नहीं बैठता है। अगर बात की जाए कि बार बार ये कहा जाता है कि सेंसिटिव एरिया है, वहां पर मुस्लिमों के घर ज्यादा हैं इसलिए हिंदू वहां से अपनी यात्रा ना निकाले, या फिर जहां पर हिंदुओं के घर ज्यादा हैं वहां से मुस्लिम अपना जुलूस ना निकालें। सर ऐसे कैसे काम चल पाएगा? ये कहां से आई है ये सारी चीजें? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। मनोज जी सुन पा रहे हैं? मनोज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मनोज जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। खेमचंद शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद जी, ज्वलनशील पदार्थ, कई सारे वेपन्स, हथियार लहराए गए, रूट फॉलो नहीं किया गया, इस तरीके के तमाम आरोप यहां पर लग रहे हैं। डीजे बजाया गया और इन तमाम चीजों की बात की जाए तो इन तमाम चीजों से दंगे भड़क सकते हैं सर, और ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सिर्फ बहाने हैं। पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने जब परमिशन दिया था तो स्ट्रिक्टली बताना चाहिए था कि ये चीज परमिटेड है, ये चीज परमिटेड नहीं है। अब आप कहो कि भगवान राम के हाथ में तलवार भी, सिंबॉलिकल तलवार भी नहीं होनी चाहिए। दो चीजें फर्क है। एक वेपन जो अटैक के लिए, युद्ध के लिए या फिर निशान पहुंचाने के लिए है, एक सिंबॉलिकल है। हमारे जितने भी भगवान हैं, सभी भगवान के पास आपने देखा होगा हथियार होगा, तलवार होगी और तीर कमान होगा, भाला होगा, और उनके बगैर उनकी यात्रा निकलती नहीं है। अब आप ये बोलो कि भाई जो सिंबॉलिकल है वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं, क्या अचीवमेंट कर रहे हो? पर आपकी पुलिस कहाँ थी? और दूसरी तरफ आप ये नहीं कहते कि घरों की छत पे पत्थर कहाँ से आए, घरों की छत पे पेट्रोल बम कहाँ से आए, घरों की छत पे इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए, क्यों पत्थर फेंके गए, क्यों अटैक किया गया, क्यों आगजनी की गई, और क्यों वो लोग
राम भगवान की जब यात्रा निकल रही है तो उसमें शामिल होने की बजाय उसको अटैक कर रहे थे, क्यों विरोध कर रहे थे? क्या ये कोई पूरी साल चलता है क्या? 10-20 मिनट का बात था, 10-5 मिनट में उस एरिया से निकल जाती यात्रा। क्या 10-5 मिनट भी हम सहन नहीं कर सकते? कोहेसिवनेस का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, रमजान चल रहा है, मस्जिदों से अजान जाती है, उसको भी हिंदू लोग सुनते हैं, वो सब लोग विरोध करते हैं कि हमें नहीं सुनाई देनी चाहिए, फिर मुसलमानों के घरों में सुनाई देनी चाहिए। कैसे चलेगा? वो डेली वियर नहीं कर रहे क्या? रमजान में सड़कों पे, पश्चिम बंगाल के आप तो हर जगह देख लोगे, सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क में, जो वहाँ पे जिस तरीके से नमाज अदा की जा रही है, अब अगर हिंदू लोग सब लोग विरोध कर दें तो वो कैसे होएगा? अब मुसलमानों का जब ताजिया निकलेगा तो सब हिंदू एरिया में ये कह दे नहीं यहाँ पे एंट्री ना हो, तो कैसे होगा? ये जो सोच है, माइंडसेट है, हिंदू का एरिया, मुसलमान का एरिया, उस हिंदुओं का तो एरिया है ही नहीं, मुसलमानों का एरिया। हिंदुओं के एरिया में तो सब कुछ कर सकते हैं, अधिकार है, लेकिन मुसलमानों के एरिया में हिंदू नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो, बांग्लादेश बनाने की कोशिश करो, और आपने करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी वहां पहले घुसा लिए, उनका देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं उन इलीगल इमिग्रेंट्स को, इलीगल वोटर्स को टारगेट कर रहा हूँ जो भारत से कोई मतलब नहीं रखते, सरोकार नहीं रखते। चलिए ठीक है सर, मतलब ही वहाँ पे वो कमाने के लिए आते हैं, लूट खसोट के लिए आते हैं, दंगा भड़काने के लिए आते हैं, और वो कट्टरपंथी हैं। ठीक है, और इन कट्टरपंथियों को खुश करने का काम दीदी कर रही है। वो बिहार में हमारी जेडीयू आरजेडी कर रहे हैं। हाँ। बिहार में पूरी तरीके से जंगल राज व्याप्त है। मनोज जी, अगर कानून की शक्ति हो तो कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ ही देर में, ठीक है खत्म हो मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्यों कुछ घंटों में खत्म हो गई, क्यों नहीं वहां पे 2-3 दिन चली? क्योंकि कानून का राज है। ठीक है मनोज जी, एक बड़ा सवाल यहां पर है जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जिस तरीके से बात की जाए, कोई उकसाएगा तो क्या हम दंगइयों के जैसे बन जाएं, हम भी दंगा करना शुरू कर दें? ये पत्थर कहां से आए? ये पत्थर घरों में भरकर कौन रखता है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये मुसलमानों का एरिया, ये हिंदुओं का एरिया, ये सेंसिटिव एरिया है। यहां पर जो हिंदू हैं वो अपना जो कोई भी यात्रा लेकर नहीं निकल सकते, क्योंकि यहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, और ये मुस्लिम जो हैं वो यहां पर अपना जुलूस लेकर नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। ये चीजें कहां से निकल कर आई सर? और सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने अगर कोई रूट यहां पर डिसाइड किया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक रूट डिसाइड किया गया है, तो उसको फॉलो किया जाए। अगर वो रूट फॉलो नहीं हो रहा था तो क्यों वहां पर कार्रवाई नहीं की गई? अगर कोई इलीगल वेपन लेकर इस तरीके के यात्रा में निकल रहा था तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई? ये बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। आपकी हर किसी बात को मैं इनकार नहीं करता हूं। हाँ। और इस तरह की बातें हुई, और बातें हुई तो प्रशासन आई। हाँ। लेकिन वहां अगर प्रशासन कोई डायरेक्ट अगर किसी तरह की काम करती, हाँ। अगर उनको रोकने का काम नहीं करती, हाँ। तो हो सकता था कि कई लाशें गिर जाती। हमारा सबसे पहला मकसद था कि उनको रोकने का। जिस जगह की आप बात कर रही हैं, जिस पत्थर की बात कर रही हैं, वहां के लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस जगह से आए हैं। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम दंगाई की बात कर रहे हैं, आपसी सद्भाव तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो कभी भी किसी जात और धर्म का नहीं हो सकता है। और बिहार सरकार ने, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो मेरा भी सवाल है सर आपसे। मैं भी यही बात कह रहा हूँ सर, लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। मैं लगातार आपसे चर्चा की जब से शुरुआत हुई है तब से यही बात कहता हुआ नजर आ रहा हूं कि दंगाइयों का किसी भी तरह का कोई धर्म नहीं है। दंगाई सिर्फ दंगा करने के मकसद से जाते हैं, उनके खिलाफ। लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, जो जिम्मेदारी बनती है सरकार की, वो जिम्मेदारी भी यहां पर पूरी होती हुई नजर नहीं आई। आप कह रहे हैं कार्रवाई की गई, आपका पहला काम यह था कि आप इन दंगों को रोक पाए, लेकिन 5 दिन बीत गए सर, 5 दिन से दंगों पर लगाम नहीं लग पाई। ऐसा नहीं है। हाँ। अगर नजर नहीं आती तो 150 से ऊपर लोग नहीं गिरफ्तार हुए होते। कोई गलत गिरफ्तारी नहीं की है।
सारे लोगों को उनके विजुअल जो हैं, अरे सर, ये गिरफ्तारियां कब हुई? बमबारी के बाद हुई, फायरिंग के बाद हुई, सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल चली गई उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। इन चीजों को पहले भी तो रोका जा सकता था। अगर तमाम जो कार्रवाई है वो पहले अगर कर ली जाती, तमाम चीजें अगर पहले देख ली जाती समझ के साथ, कोई आदमी थोड़े चाहेगा कि घटना घटे, ऐसी थोड़े बात है कि कोई। अरे सर, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि सोची समझी साजिश के तहत ये घटना घटित हुई है। में कहीं भी है हाँ। उसको घटना, लेकिन घटना को रोका। कल के बाद से कोई घटना नहीं है, सारे लोग गिरफ्तार हैं। अफवाहें फैलाने पर जो छोटी मोटी घटनाएं कहीं किसी जगह हुई है उसको भी हमने रोकने का काम किया है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलाने के लिए सभी लोगों को आपस में एक होना चाहिए। सारे लोग उस क्षेत्र में जा रहे हैं। आज तक भाजपा के कोई नेता उस क्षेत्र में नहीं गए हैं। छोटे छोटे पप्पू यादव जी भी वहां चले गए, लेकिन इनके नेता वहां नहीं गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि सबको मैं दीक्षित जी की बातों का समर्थन करता हूं। हाँ। सभी लोगों को आपस में मिलकर जब तक इसका नहीं करेंगे, अगर इसका हम राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता है। सभी लोगों को आगे आकर इसको रोकना चाहिए। ठीक है संजय जी, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और आज पूरी स्थिति कंट्रोल में है। 200 से लगभग दंगाइयों को हमने गिरफ्तार किया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के। ठीक है संजय जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रपंच रचा गया और ये जो पूरा का पूरा अवसाद है वो इसी वजह से हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी, लेकिन अगर सर कोई उकसाएगा तो क्या हम भी हैवान बन जाएं, हम भी इस तरीके की हरकतें करने लगे? और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसीलिए तो मेंटेन की जाती है ताकि इस तरीके के दंगे ना हो, इस तरीके की स्थिति ना बने। कोई भी पार्टी अगर चाहेगी तो क्या किसी भी स्टेट में जाकर इस तरीके की चीजें होना बहुत आसान हो गया है? क्या कहेंगे सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान काम है क्योंकि ये पूरी तरह से प्रायोजित था। इस समय अडानी से ध्यान भटकाने के लिए पहला काम था ये, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को इसी वजह से सदस्यता खत्म कराई। जो केस 4 साल पहले से पड़ा हुआ था अचानक 1 महीने के अंदर एक्टिवेट हो गया। राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दे दी गई और उनकी सदस्यता खत्म कर दी 22 अप्रैल तक। अभी तक आपने देखा होगा मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी Z+ सुरक्षा मिली हुई है, वो सांसद नहीं, लेकिन उनको अभी तक सरकारी बंगला मिला हुआ है। राहुल गांधी को जैसे ही सजा हुई उसके 22 दिन के अंदर उनको 22 अप्रैल तक जो है उनको सरकारी बंगला खाली करने का आदेश तक हो गया, जबकि Z+ सुरक्षा उनको मिली हुई है। तो इस समय ही सरकार घबराई हुई है। तो ये ध्यान बटाने के लिए ये दंगे कराना, ये सब कराना, ये सब इनका काम है। किसी तरीके से ध्यान हटे और कर्नाटक का चुनाव भी सर पे आ गया है, तो क्या करेगी, किस तरीके से अपने वोट बैंक को किस तरह से सुरक्षित करना है। उनको सुरक्षित करने के लिए ये सब जो है प्रोपोगंडा ये सब किया गया है, बाकायदा ये सोची समझी साजिश है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे शोभा यात्रा, कौन सी शोभा यात्रा निकलती है जहाँ पे तलवारें हो, जहाँ पे बंदूकें हो, जहाँ पे जो है भाले लेके लोग निकलते हो, जहाँ पे बंदूक कट्टे लेके निकलते हो। अभी जो है खेमचंद जी बोल रहे थे कि भगवान राम के हाथ में तलवार नहीं होगा तो क्या होगा। हमें कोई भगवान राम की फोटो दिखा दीजिए, भगवान राम ने तलवार ले रखी है। इनको पता ही नहीं कि भगवान राम के हाथ में तीर धनुष हुआ करता था, ये तलवार की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने राम का चरित्र बदल दिया। ठीक है सर, आपका ठीक है, आपने जो सवाल उठाए मैं मान लेता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करना किसका काम है सर? मेरे को बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय जी सुनिए तो सही। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं इसके बाद खेमचंद शर्मा के पास ही जाऊंगा, उन्हीं से आपके सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन मेरे को आप एक जवाब दे दीजिए। राज्य सरकार की क्या कोई भूमिका नहीं है लॉ एंड ऑर्डर में? हाँ, तो फिर क्यों लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? अगर आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो वेपन्स लेकर जा रहे हैं, रूट फॉलो नहीं कर रहे हैं, डीजे बजाया जा रहा है या तमाम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं कर ली गई? किस चीज का इंतजार हो रहा था? 100% कार्रवाई हो रही है। अरे सर, बमबाजी के बाद, फायरिंग के बाद कार्रवाई हो रही है, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आपकी जेब के अंदर क्या पड़ा हुआ है कौन जानता है? अरे सर, आप खुद बता रहे हैं, आप खुद ये चीजें बता रहे हैं।
देखिए तलवार लेकर के जब उनको सर डबल बातें मत कीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके हाथों में तलवार लहराती हुई नजर आ रही थी, वो बंदूकें लेकर जा रहे थे, वो डीजे बजा रहे थे, वो रूट मैप फॉलो नहीं कर रहे थे। पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि पुलिस ने रोकने की। अरे सर कंट्रोल में नहीं होता है और दंगाई कोई धर्म नहीं होता। पुलिस क्या बात कर रहे हैं संजय जी? करती, अगर पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया होता ये दंगा और भड़कता, क्योंकि इनकी तो प्लानिंग थी लंबे से दंगा। तो यानी पुलिस हाथ पर हाथ रखी बैठी रहे और इस बात का इंतजार करती रहे कि जब गोलियां चलेंगी, जब लोगों की जान जाएगी, उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खेमचंद जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। ये जो जुलूस है ये शांतिपूर्ण बातें कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी अपने जवाब में और अपनी स्पीच में ये नहीं बोला कि छतों पे पत्थर कहां से आए, क्यों जो राम भगवान की यात्रा निकल रही है, राम जन्मोत्सव की यात्रा निकल रही है, उसमें शामिल होने की वजह उसका विरोध किया गया, क्यों सो कॉल। लेकिन खेमचंद जी सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि इस तरीके की यात्राओं में हथियार ले जाने की इजाजत कौन देता है? क्यों रूट मैप फॉलो नहीं किया जाता है? क्यों डीजे बजाया जा रहा है? आप ये बताइए, डीजे क्या बाजा बजाया नहीं जाता? यात्रा निकल रही है, उत्सव है, उत्सव में बाजा बजाया जाता है। अरे सर लेकिन आप ये बताइए ना, वेपन लेकर यात्रा में कौन जाता है? मैं आ रहा हूँ तो बोलने दी। हाँ वेपन कहीं भी नहीं है, एक आध जगह हो सकते हैं। तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? उनको पकड़ती कि भाई वेपन मत लो। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे थे ना सर कि राम जी के हाथ में भी तलवार होती है। जस्टिफाई नहीं किया है मैंने, क्या किया है मैंने बोला है तो सिंबॉलिकल, मैंने पहले भी बोला फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपका नेशनल टीवी है, जो सिंबॉलिकल जो हथियार होते हैं, तलवार है, धनुष बाण है, गदा है, जो हमारे भगवानों के हाथों में होते हैं। राम जी के हाथ में धनुष और बाण है, तो हनुमान जी के हाथ में गदा है, हमारे वानर सेना के हाथ में तलवार भी होती है, माता के हाथ में तलवार होती है। जब राम यात्रा निकलती तो माता की मूर्ति भी है, माता के भी उसमें बनाए जाते हैं आइडल, माता के भी स्वरूप बनाए जाते हैं और राम जी के स्वरूप भी बनाए जाते हैं। तो आप ये बोलो नहीं उनको भी मत करो, मतलब भगवान का स्वरूप ही चेंज कर दो, तो वो अपीजमेंट नहीं चलेगी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जो वेपन नुकसान पहुंचा सकते हैं वो वेपन भी हैं कुछ लोगों के पास, तो उनको रोको। और रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी पुलिस की। ना तो वो रोके और ना ही वो लोग रोके जो प्लान तरीके से बैठे हुए थे, आके तो देखो हम आप पे हमला करेंगे, हम नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो हमारा एरिया है। उनके बाप का एरिया है वो, ये टीएमसी का एरिया है। ये पूरा देश स्वतंत्र है और इस देश में सभी व्यक्ति, हर एक समाज अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है। जब परमिशन मिल गया तो ये कहने का अधिकार किसको है कि हमारा एरिया है या उनका एरिया है? ये पूरा देश है, ये भारत है। अगर इसमें आप एरिया क्रिएट करोगे तो यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। संजय जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि 187 गिरफ्तारी यहाँ पर अब तक हो गई है अलग अलग जगहों की। अगर हम बात करें, चाहे वो बिहार की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तो कई गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं। उन गिरफ्तारियों में ज्यादातर देखने को मिला है कि बच्चे ज्यादा संख्या में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्री प्लान तरीके से इन बच्चों को आगे कर दिया गया हो क्योंकि बच्चों को सजा कम होती है? यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को ऐसी कोई भी गिरफ्तारियां बच्चों को नहीं की गई है, हिरासत में नहीं लिया गया है, उनको पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। बच्चों की कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई है। गिरफ्तारी जितने हुए सब बड़ों की गिरफ्तारी। क्या है मनोज जी से भी मेरा यही सवाल है। मनोज जी, बिहार की बात करें, वहां पर क्या स्थिति? क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें यही था कि 187 से ज्यादा गिरफ्तारियां यहां पर कर ली गई हैं और उसमें ज्यादा संख्या जो देखने को मिल रही है वो बच्चों की है। तो क्या बच्चों को जानबूझकर आगे किया गया क्योंकि उन्हें सजा कम होती है? किसी तरह की प्लानिंग थी है? मैडम, बिहार में इस तरह की कोई नहीं है। 2-4 बच्चे हो सकते हैं, हम मान सकते हैं। वहां जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है पूरे सबूत के साथ गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज या जो वीडियो है उसके आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको लगता है कि दोनों जगहों को मिलाकर बिहार में 200 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी उनकी खोज की जा रही है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई बच्चे हैं उनको जानबूझकर आगे दिखाकर। हम जिनकी भी गिरफ्तारी किए हैं, चाहे दंगाई किसी भी धर्म जाति के हों, उनका हमारे पास पुख्ता सबूत है। बिना सबूत के हमने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। किसी भी जो उसमें नहीं है उसका
संलग्न नहीं है उनको कहीं से पकड़कर नहीं लाया गया है। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत, एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि क्या तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो एक बड़ी वजह मानी जा सकती है इस तरीके के दंगों को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो एक बड़ी वजह है इस तरीके के दंगों के लिए? साहिल जी, बहुत अफसोस की बात है कि इतने बड़ी पार्टी के टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी ने सवाल उठा दिया कि मैं तो हिंदू हूं, हिंदुइज्म में तो कहीं शस्त्र की बात नहीं है। वो किस स्कूल से हिंदुइज्म पढ़े हैं, किस संस्कार से आगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जी, अफसोस है कि जिस देश में भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, उपदेश करते हैं अर्जुन को कि धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, आचार की रक्षा के लिए अर्जुन शस्त्र उठाओ, कोई परिवार तक मत देखो। वो कहते हैं हमारे हिंदुइज्म में तो हथियार की बात नहीं है। बिल्कुल हथियार की बात है। अगर आपने हथियार रखा होता तो नालंदा की लाइब्रेरी महीनों तक धू धू करके जल रही होती और हम मूक दर्शक नहीं होते इस देश में, इस समाज में। इतनी बड़ी अपनी जो एक संपत्ति थी कल्चरल, रिच कल्चर की, सारी जल के राख हो गई। आज उसका एक भी निशान नहीं बचा। बामियान ने, आतंकवादियों ने कैसे तोप लगा के उड़ा दिया बुद्ध की प्रतिमा को। शस्त्र नहीं था, जो शास्त्र वाले लोग थे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसे अवसरों पर अपने बच्चों को, लोगों को शस्त्रों का भी ज्ञान दीजिए और शस्त्र लेके चलाना भी सिखाइए, लेकिन वो शास्त्र धर्म और समाज की रक्षा के लिए, न कि पत्थर इकट्ठा करके धार्मिक स्थल से लोगों पर बरसाने के लिए। साहिल जी, मैं यही बात कहना चाहता था, समय आपके यहाँ थोड़ा कम पड़ गया। देखिए, हमारे यहाँ लगातार आजादी के बाद से कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब। किसके लिए? सिर्फ हिंदुओं को दो टूक सुनाने के लिए। इसी देश में जब जम्मू कश्मीर में आबादी 55% मुसलमानों की हो जाती है तो कहते हैं यहां तो भाई कोई मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बनेगा, और सारे सो कॉल्ड लिबरल पार्टीज और नेता चुप हो जाते हैं, मौन स्वीकृति देते हैं। और पूरे देश में कहीं भी, चाहे जहां हिंदू प्रभुत्व हो, कुछ भी हो जनसंख्या के हिसाब से, वहां हिंदू तो नहीं कभी ऐसा कहता है। तो देखिए, अगर लिबरल अप्रोच वाली ताकतों को आप दबाएंगे, डिबेट में भी दबाएंगे, ऐसे उल्टे सीधे बयान देंगे। और आज देखिए, स्वयं ममता दी ने क्या कहा, वो धरने पे बैठी थी। हमें पता था कि यहां दंगा होने वाला है, हमें पता था कि ये लोग जो हैं मुस्लिम इलाकों से जाएंगे। ठीक कहा खेमचंद जी ने। इस देश की हर जमीन, हर सड़क जो पब्लिक है, हर गली, वहां से मुसलमान का भी निकलेगा जुलूस, हिंदू का भी निकलेगा। बिल्कुल। आप ये कैसे कहेंगे कि जो मुस्लिम इलाका है वो सेंसिटिव इलाका हो जाता है? इसीलिए डॉक्टर इंदुकांत जी, मैंने ये सवाल किया था कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर आ रही है इस तरीके के दंगों के पीछे। ताजिए निकलते तो किसी को आपने देखा है पत्थर बताते हुए? हाँ जी, बताएं दीक्षित जी। इसीलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, क्या वही जिम्मेदार नजर नहीं आती है इस तरीके के दंगों के पीछे? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है और बयानबाजी जिसको कह सकते हैं। हाँ, नहीं तो खेमचंद जी ने जो कहा कि इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे सेंसिटिव माना जाता है समाजवादी पार्टी के शासन में, वहां तो दंगे नहीं हुए। क्योंकि कानून व्यवस्था का राज है। आप झारखंड में देख लें, झारखंड में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई और प्रशासन ऐसा निकम्मा काहिल है कि उसने उसकी मरम्मत करा दी। बताइए, कहीं पे भी मूर्ति खंडित होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा फिर से होती है कि उसका रिपेयर होता है। जी बिल्कुल। इससे बड़ा क्या आक्रमण हो सकता है हिंदू सेंटिमेंट्स पे? जी ठीक है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके, समय बहुत कम है, जल्दी। देखिए, बिहार में जंगल राज है, वहां पे जेडीएस ने सरेंडर करा हुआ है और आरजेडी ने पूरी तरीके से अपना जंगल राज वहां पे फैलाया हुआ है। फिर से आप देखेंगे लूटमार हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, और बंगाल को केरल बनाने की कोशिश, बंगाल को जलाने की कोशिश टीएमसी कर रही है। लगातार उनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो बंगाल को बर्बाद कर रही है। ना वो डेवलपमेंट कर पा रही है, ना लोगों के लिए कुछ काम कर पा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की
तहत वो अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती हैं। अब बंगाल के लोग उनको सहना नहीं चाहते, बंगाल के लोग उनके विरोध में हैं, इसीलिए बाय हुक एंड क्रो वो इस तरीके के दंगे करवा के हिंदुओं को डरा के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है संजय जी, फाइनल कमेंट्स आपके भी जल्दी, 30 सेकंड्स। बंगाल में हम 2011 में 185, 2016 में 211 और इस समय हम 222 सीट लेकर के आए हैं। और आप बंगाल के हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, सबका अपमान कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें 222 सीटें ला करके जिताया है। हम लगातार वहां पे सांसद हो चाहे विधायक हो, हम लगातार वहां पे बहुमत से आते रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बंगाल की जनता को सिर्फ बेइज्जती कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो आप बंगाल को, जनता को प्लीज उसके हालात में छोड़ दीजिए। और ये जो हरकतें हैं ना, जो मस्जिदों में लात मारने का, मंदिर में मस्जिदों के मीनारों पे झंडा लगाने का, ये हरकतें छोड़ दीजिए। तो ठीक है, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। मनोज जी, फाइनल कमेंट्स आपके भी जल्दी से। उनके बारे में बात नहीं की। ठीक है खेमचंद जी, अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी मात्र यही समझती है कि किसी तरह दोनों को लड़ा कर, झगड़ा कर, इस तरह से बात करके सत्ता में आए, और उसी रणनीति पर चल रही है। और ये मोटा भाई अमित शाह जी जहां जहां जाएंगे वहां इसी तरह की घटना घटेगी। और इस देश में सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस स्टेट में हो, पूरे सेंट्रल का जो इंटेलिजेंस है उनके साथ रहता है। और इनके इंटेलिजेंस को कोई जानकारी नहीं था कि उनके गृह मंत्री यहाँ है। तो इस तरह का इसी पर ये चल ही रहे हैं शालिनी जी, और इस तरह से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिहार की आवाम इनकी हकीकत को समझ चुकी है। और मोटा भाई जिस तरह से तरीपार थे, वो खुद भी बिहार से तरीपार हो। चलिए, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी महानुभावों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो धर्म की आड़ में दंगा यहां पर हुआ और बिहार से लेकर बंगाल पूरा सुलगा हुआ नजर आया। तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों मेंटेन नहीं हो पाई, और इसके पीछे है कौन। तमाम जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के दंगों से कहीं ना कहीं एक बात जो है वो सोचने वाली है कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।